फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स which acts which acts parallel to the parallel to the contact surface, parallel to the contact surface. The force friction force always always opposes the relative slipping relative slipping or tendency of relative slipping relative slipping between the two contact surface the two contact surfaces. ठीक है, अब क्या होता है एक एक लाइन को समझें और डीप में बात करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं. कैसे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड? आपके थ्योरेटिकल भी. तो क्या होता है फ्रिक्शन? इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स विच एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. जो कैसे एक्ट करता है? कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल. फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस. वो क्या करता है? हमेशा रिलेटिव स्लिपिंग को क्या करेगा? अपोज करेगा. ठीक है. ओके. नाउ अब कंडीशन क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है आपका. किससे रिलेटेड? कॉज ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है. क्या है उसमें वो समझ लीजिए. यहाँ से दो है रीजन. अगर हम बात करें कॉज कॉज की, कॉज ऑफ फ्रिक्शन की, तो दो ऑब्जर्वेशन है. एक तो ओल्ड व्यू है और एक मॉडर्न व्यू है. और एक क्या है आपका? मॉडर्न व्यू. जो ओल्ड व्यू है वो बेस्ड है इंटरलॉकिंग पर. ओल्ड व्यू किस पे बेस्ड है आपका? इंटरलॉकिंग. दैट मीन्स इंटरलॉकिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई पहले मानते थे कि भाई इस तरीके से मान लीजिए एक प्लेन, एक बॉडी एक ये है तो दूसरी बॉडी कुछ इस तरीके से, तो ये क्या है आपका? इंटरलॉक हो रहा है एक दूसरे से. तो इनके बीच के में जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा? आपका फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा. और मॉडर्न व्यू क्या कहता है? मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग मान लीजिए एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है. तो मॉडर्न व्यू का स्टेटमेंट कहता है friction arises on account of strong interatomic or intermolecular forces of attraction between the two surfaces at the point of actual contact. क्या मतलब? मैं लिख देता हूं यहां पर. friction arises on account of strong interatomic or intermolecular forces of attraction between the two surfaces between the two surfaces at the point of actual contact at the point of actual contact. क्या मतलब हुआ उसका वो समझ लीजिए एक बार फिर से. जो ओल्ड व्यू था वो बेस था इंटरलॉकिंग बेस. दैट मीन्स उसमें वहां पे ये बोला गया कि अगर दो बॉडीज हैं एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हो रही हैं तो उनकी वो क्या करेंगी? एक दूसरे की मोशन को अपोज करेंगी. और दैट मीन्स वहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा? फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा. लेकिन जो मॉडर्न व्यू है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया? सीधे सीधे फ्रिक्शन जो अराइज होता है वो दो सरफेस जब एक्चुअल कांटेक्ट में होती हैं तो उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही फ्रिक्शन का मेन रीजन होता है. ठीक है. तो ये इस तरीके से दो स्टेटमेंट है आपका एग्जाम में. आपका ऑब्जेक्टिव बेस थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव इससे बन सकता है. कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए. इसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स only the only the only on the area covered by
कॉन्टैक्ट पार्टिकल्स, एरिया कवर्ड बाय कॉन्टैक्ट पार्टिकल्स ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया की। इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, बाय द बॉडी, दैट इज एपरेंट एरिया, एपरेंट कॉन्टैक्ट एरिया। देखिए दो कंडीशंस हो गई। क्या? फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द एरिया कवर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। किस पर? केवल और केवल जो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस हैं उस पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया कवर्ड बाय द बॉडी। मतलब कहने का ये हो गया कि जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया होगा पर ही डिपेंड करेगा, एपरेंट कॉन्टैक्ट एरिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड द सेकंड कंडीशन हो गई फर्स्ट, और सेकंड और इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एफ एस से। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन, जो अदर फ्रिक्शन फोर्स होंगे, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। किस पे डिपेंड करेंगे वो? आपके नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेंगे। दैट इज हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। कि फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? आपका नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल एग्जिस्ट करने वाला है। क्लियर है इतना? नाउ अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से कुछ बेसिक कंसेप्ट है। अब बात करते हैं हम किसकी? कुछ स्पेशल केसेस हैं फ्रिक्शन से, जहां पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, उन्हें ऑब्जर्व कराने के लिए आपको। ठीक है, तो मैं वन बाय वन बात करूंगा। 5 केसेस की बात करेंगे जिन पे बेस की आपकी प्रॉब्लम बनती हुई है। नंबर ए, मान लीजिए एक प्लेन है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है इस तरीके से। तो इस बॉडी का जो वेट काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा एम जी। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ काम करेगी? अपवर्ड काम करेगी। ठीक है, देन इस सिचुएशन में अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाऊं, तो जो आपका रिलेटिव फ्रिक्शन है वो किधर काम करेगा? इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक, नंबर ए। नंबर बी, सेम सिचुएशन, एक प्लेन है, एक ब्लॉक है, ये आपका एम जी, इस तरीके से आपकी नॉर्मल रिएक्शन। इस बार क्या बोल दिया गया कि इस बार ये बोला गया कि जो फोर्स है वो कुछ ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो कंपोनेंट सॉल्व होंगे। हॉरिजॉन्टल मान लीजिए थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर कंपोनेंट जाएगा इसका एफ कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा आपका? एफ साइन थीटा। ठीक है, इस वाले केस में जो नॉर्मल रिएक्शन थी वो किसके इक्वल हो गई थी? आपकी एम जी के इक्वल। यहाँ की बात करें, जब ये एफ कॉस थीटा जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो इसे इस तरफ लेने जाएगा तो फिर से आपका फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें अगर हम बात करें तो एन किसके इक्वल हो जाएगा? आपका एन इक्वल टू हो जाएगा आपका एम जी माइनस एफ साइन थीटा के। एन किसके इक्वल हो जाएगा? आपका एम जी माइनस एफ साइन थीटा। नंबर सी, नंबर सी बात करते हैं। क्या सिचुएशन अभी भी सेम है कि एक प्लेन है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब की बार जो फोर्स अप्लाइड है वो ऐसे है, ये इसी डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स की। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स थीटा एंगल के साथ में, और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका? एफ कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका? एफ साइन थीटा। इतना क्लियर? नाउ इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो कहाँ काम करने वाला है? डाउनवर्ड। एम जी कहाँ काम करेगा? डाउनवर्ड काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ काम करेगी? आपकी अपवर्ड काम करेगी। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका? इस तरीके से, चूंकि इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस सिचुएशन में एन कितना आ जाएगा आपका? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एन कितना आ जाएगा आपका? एम प्लस एफ साइन थीटा। आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, एम जी और एफ साइन थीटा किस तरफ जा रहे हैं? आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं। ये तीनों चीजें क्लियर हुई? तीनों केस जल्दी से बोलो सभी लोग। तीनों केस क्लियर हुए? ओके, चलिए अगर आपको दिखना बंद हो जाए, डिस्प्ले वगैरह ऐसी कुछ कंडीशन हो जाए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करना। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे सी पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी? डी की।
अब आते हैं डी पॉइंट पर। डी पॉइंट का स्पेशल केस क्या है कि भाई इस बार क्या एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या है आपके पास? एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ ऐसे। ठीक है, रखा हुआ है ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक। इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो कहाँ काम करेगा? डाउनवर्ड। ये हो गया आपका एम जी। एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में जाएगा और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में जाएगा। मान लीजिए थीटा एंगल पे इंक्लाइन था, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? एम जी कॉस थीटा। कितना हो जाएगा आपका? एम जी कॉस थीटा। ओके। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा आपका? एम जी साइन थीटा। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी, एन, और जो फ्रिक्शन होगा वो किस तरफ काम करेगा आपका? इस तरफ, एफ आर। ठीक है। तो हमने क्या करना है, बस हमें सबसे पहला काम होता है हमारा, हम सारे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना। हमने सारे कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लिए। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एन है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका? एम जी कॉस थीटा के। एन किसके इक्वल हो जाएगा आपका? एम जी कॉस थीटा के। ठीक है। एंड देन केस नंबर 5, मान लीजिए इस तरीके से कोई इंक्लाइन वॉल है और यहाँ पर आपका ब्लॉक है। इस ब्लॉक का जो वेट है वो कहाँ काम कर रहा है? एम जी डाउनवर्ड काम कर रहा है। इधर से मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी वो नॉर्मल रिएक्शन आपकी इस वॉल की वजह से इस तरफ एग्जिस्ट कर रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। बाकी जी ये ऑब्जेक्ट किधर आना चाहेगा? नीचे आना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा आपका? अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस बार किसके इक्वल हो जाएगी? केवल केवल एफ एक्सटर्नल। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी आपकी? एफ एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? ओके। ये आपकी बेसिक कंडीशन सारी। और आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे मोस्ट ऑफ द केवल इन 5 कंडीशन पे बेस देखेंगे। देखिए यहाँ से इस वाली कंडीशन का, इस वाली कंडीशन का, इस वाली कंडीशन का क्या बेनिफिट है वो बता देता हूँ मैं आपको। इन 3 कंडीशन के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल बनता है, जिस न्यूमेरिकल में एक ऐसी सिचुएशन गिवन होती है कि भाई पर्टिकुलर फोर्स आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, और आपसे पूछ लेगा कि विल द ऑब्जेक्ट मूव और नॉट, कि क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा। तो इन सिचुएशंस को हम अभी जब क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड तब उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये आपके 5 केस हो गए। अब आते हैं फ्रिक्शन के टाइप्स पर। तो जनरली अगर मैं टाइप की बात करूं तो फ्रिक्शन सबसे पहले जो अगर बेसिक टाइप की बात करें तो वो एग्जिस्ट करता है ड्राई फ्रिक्शन। क्या एग्जिस्ट करता है आपका? ड्राई फ्रिक्शन, जिसे ही हम और किस नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं पर ऐसा शब्द आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसे क्या बोलते हैं? हम कुलाम फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम कुलाम फ्रिक्शन बोलते हैं किसे? ड्राई फ्रिक्शन को। अब ये होता क्या है, तो ये कब एग्जिस्ट करता है, तो मैं आपको लिख देता हूँ वैसे कंडीशन बेसिक। तो इट एग्जिस्ट व्हेन टू सॉलिड unlubricated unlubricated surfaces are in contact are in contact under the condition of sliding under the condition of sliding और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। देखिए बेसिक तो डेफिनेशन फ्रिक्शन की है, लेकिन स्पेशल सिचुएशन ये बोल दी गई कि दो सॉलिड अनल्यूब्रिकेटेड सर्फेसेस किस करेंगी। कैसी? दो सॉलिड अनल्यूब्रिकेटेड सर्फेसेस। अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक तो होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एक किस कैटेगरी में आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कैटेगरी में। और दूसरा आता है आपका काइनेटिक बोल दीजिए, डायनामिक बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए स्लाइडिंग। दूसरी आती है कैटेगरी ये, काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, या फिर आप क्या कह सकते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। अब है क्या मेन कंडीशन? ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका मेन मोटिव क्या है? अपोजिस करता है ये क्या? अपोजिस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग। रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक। इधर क्या है? ये भी क्या करता है आपका? अपोजिस रिलेटिव स्लाइडिंग एंड हैज ए कांस्टेंट
करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। क्या बोला? अपोजिट्स रिलेटिव स्लाइडिंग एंड हैज ए कांस्टेंट करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। ये किसकी सिचुएशन हो जाएगी आपकी? काइनेटिक बोल दीजिए, डायनेमिक बोल दीजिए, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे हम, स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक, अब कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे हम जो इनसे रिलेटेड होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स की, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं हम? स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव बिफोर रिलेटिव मोशन बिगिन। जब तक रिलेटिव मोशन बिगिन नहीं होगी, रिलेटिव मोशन बिगिंस। ठीक है, मोशन बिगिन। एक सेकेंड में, बिगिन बिटवीन टू surfaces in contact with each other, with each other। आप लोगों को दिख रहा है प्रॉपर भाई? बताना जरा एक मिनट। अभी दिख रहा है सबको? बोलो जल्दी से, अभी सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है नहीं? अभी दिख रहा है आप लोगों को? बताइए भाई, दिखना शुरू हुआ अभी? अभी दिख रहा है ना? चलिए, वो एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया था, इसकी वजह से हुआ था। चलिए सुनिए ध्यान से। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? बेसिकली अपोजिस क्या करता है? ये टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लीजिए। इफेक्टिव बिफोर रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिगिंस, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट हो गया था, रिलेटिव मोशन बिगिंस बिटवीन टू सर्फेसेज इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक, तब इफेक्टिव होता है। सेकंड कंडीशन क्या? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? इट्स नेचुरल सेल्फ एडजस्टिंग, इट्स नेचुरल सेल्फ एडजस्टिंग, दैट इज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट। दैट मीन्स क्या हुआ? जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, क्या होता है आपका? नेचुरली सेल्फ एडजस्टिंग होता है। और मतलब क्या? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या? सर्टेन लिमिट तक आपका क्या रहता है? फिक्स रहता है। उसके बाद में ये अपने बिहेवियर को क्या करने लगता है? चेंज करने लगता है। आगे बात करते हैं। न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली इक्वल टू द, इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स टेंडेंसी टू जनरेट द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है,
क्या हुआ न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, एक्सटर्नल फोर्स टेंडेंसी टू जनरेट द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी एंड द मेन पॉइंट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, वही क्या कहलाता है आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ बेसिक टर्म्स ये याद रखनी पड़ेगी सबसे पहले तो, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कैसा है आपका, सेल्फ एडजस्टिंग है। न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स जितना अप्लाई करेंगे उसके ऊपर होगा। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम हो जाए तो ही क्या कहलाएगा, वो आपका लिमिटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। और ये इफेक्टिव कब रहता है, बिफोर मोशन बिगन्स, रिलेटिव मोशन के शुरू होने से पहले आपका ये क्या रहता है, आपका इफेक्टिव रहता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे। चूंकि यहाँ एक शब्द आया कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो वो कंडीशन कहलाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉज होते हैं, क्या होते हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या क्या लॉज होते हैं, पहला लॉ तो यही है क्या, कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है क्या, कि स्टैटिक फ्रिक्शन को छोड़ के जितने भी फ्रिक्शन होंगे वो सब के सब नॉर्मल रिएक्शन के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सेकंड की बात करें, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है दैट इज एफ एल, इंडिपेंडेंट होता है, किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ द एपरेंट कॉन्टेक्ट एरिया। इससे एपरेंट कॉन्टेक्ट एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जब कब तक, जब तक दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं। थर्ड आ जाइए इसके बाद, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस, दैट इज एफ एल डिपेंड्स किस पे करेगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस, ऑफ द surfaces in contact। ठीक, एंड इसके साथ साथ their roughness, roughness and smoothness, एंड स्मूथनेस, इस पर क्या करता है वो आपका, डिपेंड करता है। नंबर 4 की बात कर लेते हैं, इट्स वैल्यू इज मोर देन अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इसकी जो वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज मोर देन अदर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, अदर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू किससे ज़्यादा होती है, बाकी जितने भी फ्रिक्शन फोर्स होते हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या होती है, इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गए, ये क्या हो गए आपके लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही लिमिटिंग के बाद में एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती है किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो उसके भी कुछ लॉज होते हैं। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसकी बात कर रहे हैं हम, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। ओके, नाउ देखिए ध्यान से इसमें क्या है। जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो पहले तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है, जब दो बॉडी रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करती हैं तो जो उनका जो रिलेटिव मोशन है उसको जो अपोज करेगा फ्रिक्शन, दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को, सॉरी दो बॉडीज नहीं, अगर किसी बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी कोई फोर्स, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो याद रखें बस केवल, ऑलवेज जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ऑलवेज स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली लेस देन किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, slightly less than limiting friction, and the second one is depends on normal reaction n, that is fk equal mu k times of n, fk किसके इक्वल होगा, mu k times of n के इक्वल होगा। and the third one is its value does not depend, does not depend on types of motion, on types of motion of body, such as accelerated motion, such as accelerated motion, comma retarded motion, retarded motion, or moving with
moving with constant velocity, moving with constant velocity, because it is a it is a constant friction, इट इज ए कांस्टेंट फ्रिक्शन। ये कुछ पॉइंट्स हैं क्या, कि जो फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, स्लाइटली लेस देन होता है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। डिपेंड्स करता है किस पे, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज एफ के इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स ऑफ एन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, सच एज कैसी कैसी मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका एक कांस्टेंट फ्रिक्शन है, ये क्या है आपका एक कांस्टेंट फ्रिक्शन है। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी आपका एक थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव बन सकता है, और बनता भी है पेपर में। क्या है, एक तो होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, और एक होता है आपका क्या, काइनेटिक कॉमा स्लाइडिंग फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। ठीक है। स्टैटिक की बात करें तो म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल होता है आपका, लॉ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, या यहाँ पर एफ एस मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। और काइनेटिक की बात करें तो कितना होता है, म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है आपका, एफ के डिवाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों के लिए आपने वैल्यू रख दी, स्टैटिक के लिए भी और काइनेटिक के लिए भी। अब मेन थिंग इज दैट, कुछ पॉइंट्स हैं क्या, जो म्यू की वैल्यू होती है ऑब्जेक्टिव पर्पज से, वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड ऑन material, depend on material of the surface, of the surface in contact, of the surface in contact। जो म्यू की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑफ द सरफेस, ऑफ द जिस सरफेस के कांटेक्ट में है। इसके अलावा जो म्यू के है या फिर जो म्यू एस है, दोनों के दोनों आपके डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, और साथ साथ कैसी होती हैं आपकी, यूनिटलेस होती हैं, साथ साथ कैसे होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर थ्योरेटिकल कंडीशंस के बेस पर ही आपके क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेगा वो भी देख सुन लीजिए ध्यान से। मान लीजिए क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दे दिए रिगार्डिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। उसमें एक बोल दिया क्या, कि भाई जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइटली लेस देन होता है आपका किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन से डिपेंड करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू क्या होता है, म्यू के टाइम्स ऑफ एन होता है। 3 स्टेटमेंट ये दे दिए, और चौथा स्टेटमेंट कुछ अनदर दे दिया जो काइनेटिक फ्रिक्शन को शो नहीं कर रहा है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो क्या, मतलब कौन से स्टेटमेंट काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या है, प्रॉपर्टी है। अगर आपको पता होगा तो जो प्रॉपर्टी नहीं होगी उसे आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लियर है इतना सबको, बोलो जल्दी से, क्लियर है इतना सबको। शॉर्ट नोट्स बनाते जरूर चलें भाई अपने अपने, ठीक है, वही काम आएंगे एग्जाम से एक हफ्ते पहले। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। मैंने आपको अभी बताया क्या, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो कैसा होता है आपका, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ऐसे मान लीजिए कि क्या है, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बट जो काइनेटिक होता है इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये भी क्या बन सकता है आपका एक, मान लो वो चौथा स्टेटमेंट यही आ जाता कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाता आपका, गलत हो जाता। उसी से हम क्या कर लेते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, एक शब्द होती है कोल्ड वेल्डिंग, एक शब्द होता है कोल्ड वेल्डिंग। क्या होता है उसका मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको, देखो ध्यान से। जब हम, व्हेन टू हाईली पॉलिश्ड, टू हाईली पॉलिश्ड surfaces are pressed, are pressed hard, तो हाईली पॉलिश सर्फेसिस हैं उन्हें प्रेस करा एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आके, देन अ सिचुएशन, देन अ सिचुएशन सिमिलर टू वेल्डिंग,
सिमिलर टू वेल्डिंग अकर, और उसी के बोलते हैं इट इज कॉल्ड, यही क्या कहलाती है आपकी, कोल्ड वेल्डिंग। क्या कहलाती है आपकी ये, कोल्ड वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है, ये बेसिक थ्योरेटिकल डाटा हो गया किससे रिलेटेड, अब आपका फ्रिक्शन से रिलेटेड। ओके, नाउ अब एक ग्राफ बनता है फ्रिक्शन का, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछ भी लेता जाता है। मैं इसे थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस अप्लाइड फोर्स की और एक आपकी फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। ओके, नाउ इस पर कुछ ग्राफ ऐसे बनेंगे। देखिए ध्यान से, इस तरीके से ग्राफ होता है, और पेपर में ग्राफ देके स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है डाटा। पहले मैं बता देता हूँ, मान लीजिए ये थीटा है, ये मान लेते हैं कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री, या थीटा बोल सकते हैं आप, डजेंट मैटर। ये आपका ओ पॉइंट हो गया, ये आपकी कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ये जो एक्सिस है रिप्रेजेंट कर रही है किसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। किसे रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये वाली जो एक्सिस है किसे रिप्रेजेंट कर रही है, अप्लाइड फोर्स को। किसे रिप्रेजेंट कर रही है, अप्लाइड फोर्स को। ठीक, अब ये ग्राफ पूरे फ्रिक्शन को डिस्क्राइब करता है। कैसे डिस्क्राइब करता है, अगर आप देखें ध्यान से, यहां से लेके, मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ, ये पॉइंट को ए बोल देता हूँ, फिर ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका, सी पॉइंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, पहले तो आप देख लो ग्राफ समझ लो पूरा। क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, एज अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस डायरेक्टली। अप्लाइड फोर्स के बढ़ने पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ओ से लेके एस तक क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। जब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गए हम, स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स की किस पे पहुंच गए हम, यहाँ क्या आ गया होगा आपका, एफ एस मैक्सिमम। और जो एफ एस मैक्सिमम होता है वही क्या कहलाता है आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका ये, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर वो क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ उसमें। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ लॉस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में। देन बी से लेके सी तक की जो कंडीशन होगी, तो मैं आपको डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ। ये हो गया एफ एस, ये आ गया किसके लिए, लिमिटिंग के लिए। और ये ग्राफ जो है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। तो जो बी से लेके सी तक की कंडीशन है वो क्या कहलाएगी आपकी, आप क्या देख रहे हैं, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट मीन्स आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट उतनी तेज मूव करेगा, और उसका कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी वहां पर, काइनेटिक फ्रिक्शन की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो बी से लेके सी तक का ग्राफ है, बी से लेके सी तक का ग्राफ, वो पैरेलल है किसके, पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, एक्स एक्सिस पर कौन है, दैट इज फोर्स अप्लाइड। किसके पैरेलल है, फोर्स अप्लाइड के पैरेलल है। तो ये ग्राफ हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है डज नॉट चेंज, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट चेंज विद द अप्लाइड फोर्स, विद द अप्लाइड फोर्स। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या नहीं होगा आपका, चेंज नहीं होगा किसके साथ रेस्पेक्ट में, अप्लाइड फोर्स के साथ साथ। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट चेंज विद द अप्लाइड फोर्स, ये इसकी कंडीशन होगी। आप देख सकते हैं चूंकि पैरेलल है तो फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका ग्राफ से डाटा पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो, पूछना हो तो पूछो। सबको समझ में आया इतना, इतना सबको समझ में आया। ग्राफ तक की कंडीशन सबको क्लियर है ना। ओके, नाउ देखिए यहाँ से, अब हम इसमें बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये तो वो कहानी थी यहाँ तक कि जहाँ पर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं मेनली। अब हम बढ़ेंगे इसके फ्रिक्शन के मेन न्यूमेरिकल पार्ट्स की तरफ। और जब हम फ्रिक्शन के मेन न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कांटेक्ट फोर्स के बारे में।
इसके बारे में पढ़ते हैं हम सबसे पहले, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट वी हैव अ प्लेन एंड ए ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस ऑन इट, तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई जो फोर्स लग रहा है उसके सरफेस पे वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या है आपका फोर्स इस पर लगने वाला सरफेस पर, तो मैं इसे ऐसे मिला लेता हूँ, इसे ऐसे मिला लेता हूँ। और जो अप्लाइड फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन किसकी है, अप्लाइड फोर्स की। तो ऑब्वियसली अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इधर कौन एक्स कर रहा होगा, फ्रिक्शन एक्स कर रहा होगा, इधर कौन एक्स कर रहा होगा, फ्रिक्शन एक्स कर रहा होगा। इसके अलावा ये क्या आपका फोर्स किस पे लगने वाला, सरफेस पे लगने वाला फोर्स, ठीक। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात हो रही है, तो अगर हम बोले कि F क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, N उसकी नॉर्मल रिएक्शन है, देन नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा सिचुएशन में, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या हो गया, ये सरफेस पे लगने वाला, कॉन्टैक्ट में कौन है, सरफेस है, दैट इज फोर्स ऑन सरफेस। और अगर हम ध्यान से देखें तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट में एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट में एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर। इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू इज मिनिमम कब, व्हेन फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो। आप खुद सोचो, जब फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। और वो वैल्यू जो होगी देखो, एफ जीरो कर दोगे दैट मीन्स वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दैट मीन्स एफ सरफेस इसके इक्वल आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के, जितना उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में वो काम करेगा। आगे बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम कब है, व्हेन फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन, जब फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे केवल मैंने एफ इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन लिखा है, ना ही मैंने स्टैटिक को प्रेफरेंस दी और ना ही मैंने काइनेटिक को, ठीक है, जनरल कंडीशन लिख दी। और जब एफ इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन यहाँ पे रखेंगे तो उस सिचुएशन में एफ सरफेस कितना आ जाएगा आपका, इक्वल स्क्वायर रूट में एन स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एन का स्क्वायर, एन स्क्वायर से स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा एन, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, वन प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बच गया, वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, हमने मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन देख ली कॉन्टैक्ट फोर्स की, क्या देख ली हमने, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन। तो जो मिनिमम वैल्यू है इसकी कॉन्टैक्ट फोर्स की वो कितनी है, एन है। बाकी जो सरफेस की वैल्यू है इससे ग्रेटर दैट इक्वल रह सकती है, और किससे लेस रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के लेस रहेगी, उसके बराबर रहेगी, दैट इज वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है, इस स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है या तो वो नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा या उसके बराबर रहेगा, और या फिर वो एन टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर से कम या उसके बराबर रहने वाला है, ठीक है। ये कभी कभी इस तरीके के चार स्टेटमेंट लिख देगा, पूछ लेगा विच वन इज करेक्ट, ग्रेटर और लेस देन के साइन इधर उधर करके। इतनी बात सबको समझ में आई, बताइए जल्दी से, क्लियर है ना इतना, नाउ ओके ओके, चलिए ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन के बेस पे बात करेंगे। प्रॉब्लम नंबर वन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्लॉक है, इस पर अप्लाइड फोर्स ऐसे लग रहा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जल्दी से। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is at rest, is at rest on a rough horizontal surface, rough horizontal surface having coefficient of static friction, static friction 0.2 and kinetic friction 0.15, ठीक है। हैविंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, 0.15 है। आपसे बोला गया है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स
फर्स्ट है आपका कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स, कितना है आपका 1 न्यूटन। सेकंड केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स है आपका कितना 1.96 न्यूटन। और थर्ड केस में कितना है आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स 2.5 न्यूटन। कितना है 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ये आपका लग रहा है, तो क्वेश्चन समझिए बहुत ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए पहले। क्वेश्चन में बोला है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट। ये आपका ब्लॉक है जो कैसा है आपका रेस्ट में है, ठीक है। नाउ जो डाटा है उसे लिखते हुए चलेंगे। ब्लॉक कैसा है रेस्ट में है, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 0 है, ठीक। हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना गिवन है 0.2, दैट इज एफ एस, सॉरी म्यू एस कितना गिवन है आपको 0.2। और काइनेटिक फ्रिक्शन का दैट इज म्यू के कितना गिवन है आपको 0.15। दो चीज़ें पता चल गई आपको। अब आपसे बुलाया फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, आपको क्या निकालना है पे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। कब, जब फोर्स कितना अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन का, 1.96 न्यूटन का, 1.25 न्यूटन का। अच्छा एक चीज सोचो, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट गिवन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या गिवन है आपको कॉफिशिएंट गिवन है। तो इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले निकालेंगे आप क्या मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। और हम सब जानते हैं दैट इज एफ मैक्सिमम इसके इक्वल हो जाएगा म्यू एस टाइम्स ऑफ एम जी। म्यू एस टाइम्स ऑफ एन होता है और एन किसके इक्वल हो जाएगा एम जी। देखो नॉर्मल एक्शन कहाँ लग रही होगी, इसकी अपवर्ड लग रही होगी, और ये कितना होगा एम जी होगा। और इस तरीके से फ्रिक्शन मैक्सिमम कंडीशन, ठीक है। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है आपकी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई एम 1 था और जी कितना है आपका 9.8। तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 98 टू सा 196 और 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका लगभग 1.96 न्यूटन। ये क्या आ गया आपका मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो आप मान लो 1.96 न्यूटन क्या है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और आपने 1 न्यूटन का अप्लाई करा फोर्स, तो उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। क्या मतलब कहने का, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा आपका। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं इस केस को। आप देखो आपका ये आ गया नंबर 1। पहले केस में बोला था कि जब हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आपका 1 न्यूटन है, तो किसकी बात कर रहे हैं, फॉर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1 न्यूटन। जब मैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1 न्यूटन की बात करता हूँ तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि जो एफ एक्सटर्नल है वो लेस देन है किससे, एफ मैक्सिमम से। एफ किससे लेस देन है आपका एफ मैक्सिमम से। सो हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट विच implies that static friction is present। तो क्या बता रहा है हमें कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में एफ एस किसके इक्वल हो जाएगा एफ एक्सटर्नल के, और वो कितना रहेगा आपका 1 न्यूटन ही रहने वाला है। क्लियर है पहली कंडीशन, क्योंकि एफ एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या है आपका कम है, तो उस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन कितना फील करेगा वो जितना अप्लाइड करेंगे आप फोर्स, दोनों बराबर हो जाएंगे। नंबर 2 सेकेंड कंडीशन कहती है क्या, इसकी बात करेंगे फॉर एफ एक्सटर्नल इक्वल 1.96 न्यूटन की। अच्छा आप देखिए मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इतना है और एक्सटर्नल फोर्स भी इतना है। दैट मीन्स जो एक्सटर्नल फोर्स ही होगा वो किसके इक्वल होगा एफ मैक्सिमम के, और वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा 1.96 न्यूटन होगा। दोनों केस क्लियर। नाउ तीसरे केस में अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, और जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा अब आपका मूव करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा अब आपका मूव करेगा, देखिए ध्यान से। नंबर 3 फॉर एफ एक्सटर्नल इक्वल किसके 2.5 न्यूटन के, तो उस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो एफ एक्सटर्नल क्या है ग्रेटर देन है किससे एफ मैक्सिमम से। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बॉडी क्या करेगी मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और जब बॉडी मूव करेगी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसमें क्या एक्स करेगा, उस सिचुएशन में जो एफ मैक्सिमम होगा वो किसके इक्वल होगा काइनेटिक फ्रिक्शन के। क्या किस करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, और एफ के किसके इक्वल होता है म्यू के टाइम्स ऑफ एन के इक्वल होता है एफ के, और एन इक्वल टू क्या होता है आपका एम जी। तो ये कितना हो जाएगा म्यू के टाइम्स ऑफ एम जी हो जाएगा, ठीक है। म्यू के की वैल्यू कितनी थी 0.15, एम की वैल्यू कितनी है 1 और जी की वैल्यू कितनी है 9.8। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी आएगा क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सवाल सबको, ये बताओ जल्दी से। ये सवाल सबको समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको सॉल्व नहीं करना होता, आप सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने, सबसे पहले मैक्सिमम फोर्स निकालने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने। उसके करस्पॉन्ड में या तो 1 न्यूटन के लिए बोल देगा या ज़्यादा के लिए बोलेगा। कम के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना, बराबर है तो सेम रहेगा वैल्यू, और ज़्यादा के लिए बोले तो आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया सबको इतना? बोलो। ओके, चलिए ये बेसिक कंडीशन हो गई फ्रिक्शन की, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज कल के लेक्चर में, हम फ्रिक्शन कंप्लीट कर देंगे और हमारा एनएलएम वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप कल तक अपने असाइनमेंट को पूरी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ओके।